400 तक बना लो। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, जल्दी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपके लिए एनाटॉमी वाला एक और मैंने डाल दिया उसमें, डोपा प्राइम। जिन लोगों को बनाना हो बना लेंगे। ठीक है, बस ध्यान देंगे। स्टार्ट कर रहे हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से किसी साल 3-4 क्वेश्चन भी आए थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। टॉपिक्स काफी भाई, सीधे बैठ जाओ पहले तो। दूसरी इधर सुनो सारे, बात नहीं करे कोई। बच्चे चाहे क्लास फर्स्ट हो या फोर्थ हो, या बैठे हो तो ध्यान से पढ़ो, नहीं तो कोई फायदा नहीं बैठने का। पहला पॉइंट ये है, जिसको दिक्कत होती है वो क्लास से जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप इस साल पढ़ो, अगले साल पढ़ो, मत पढ़ो, ये आपका डिसीजन है जीवन में। दूसरी बात क्या है, यहां से एग्जैक्ट आपके काम के 3 महीने बचे हैं, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। उसके बाद 2 महीने रिवीजन के, 5 महीने का नेट टाइम बचा हुआ है। ठीक है, ये 3 महीने थोड़ा सा सिलेबस जो है आपको फास्ट पढ़ना भी है, फास्ट नहीं पढ़ना, काफी सारा पढ़ना है। पॉइंट ये है, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी आपको, आप अगर प्लान नहीं करोगे अपने दिन, बैठ जाओ भाई जल्दी से। अगर आप अपना दिन प्लान नहीं करोगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, और 100% बैकलॉग हो जाएगा उन बच्चों का भी जिनका अभी तक नहीं था। ये दिक्कत आएगी, कंफर्म आएगी। रीजन क्या है कि 2:45 के आसपास आपकी मान लो क्लास खत्म होती है। उसके बाद आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ना अगर 5 बजे शुरू करेंगे तो दिक्कत है। ठीक है, मैं इस तरह के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता कि आपको फ्रेश करना है दिमाग को, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर आप दबाव में पढ़ाई कर रहे हो तो दिमाग 1 घंटे में भी खराब हो जाता है। अगर आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आपको डेली का डेली 6 दिन अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि 10, 15, 20 मिनट में मुझे दोबारा बैठना है पढ़ने, जब 3:45 या 4 बजे, सॉरी 2:45 बजे, या जब भी क्लास खत्म होती है, आपको जल्दी से जल्दी दोबारा पढ़ने बैठना है। और एनी हाउ 6 बजे तक के टाइम में आपको आज का सारा रिवाइज कर लेना है। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी है खुद के और टॉपिक्स की, जो आपका टेस्ट आ रहा है। ये काम आपको 90 दिन तक करना है। जो बच्चा ये काम 90 दिन तक कर पाएगा, मार्च और अप्रैल में 16 घंटे की पढ़ाई बड़े आराम से होती है। मैं बताता हूं कैसे होती है। आप टारगेट ही ऐसे बनाओ जो 18 घंटे में पूरे होंगे या 16 घंटे में पूरे होंगे। झक मार के आपको 16 घंटे बैठना ही पड़ेगा। उसको दिन को ऐसे ही प्लान किया जाता है, जैसे हम कैसे करते थे बताता हूँ। सुबह का जब मान लो आपका सारा सिलेबस खत्म हो गया, आप घर पढ़ रहे हो, आप या रूम पे पढ़ रहे हो, आप टेस्ट देने आते हो, सुबह का टाइम उठ गए, जो जितनी लेट उठेगा उसकी उतनी पढ़ाई में गड़बड़ है। सुबह 6 से स्टार्ट किया, 11 बजे तक लगातार पढ़ा, बीच में घर वालों को बोल दिया या कुछ भी अरेंज करके रख लिया, थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, उसके बाद खा पी के दोबारा 1 घंटे में फिर बैठ गया। अगर आप 3-4 बजे तक में 8-9 घंटे नहीं पढ़ते शाम तक में, आपके कभी 16 घंटे पूरे नहीं होंगे। मैं इस कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल एग्री नहीं करता जो बच्चे कहते हैं कि डिस्टर्बेंस होती है, रात में पढ़ता हूं, फिर तुम नहीं कर पाओगे। रीजन क्या है कि रात में पढ़ने वालों के साथ दिक्कत ये है कि वो रात में पढ़ने का प्लान शुरू ही 10 बजे के बाद करते हैं, और वो 3-4 घंटे पढ़ते हैं। उसके बाद वो अगला दिन पूरा ही खराब हो जाता है उनका, ये सोच के कि रात में लेट तक पढ़ा था। नंबर ऑफ आवर्स मैटर करते हैं मेडिकल वाले के लिए। ये जेई के लिए चलता है कि मेरे को क्वालिटी क्वेश्चन बनाए, क्वालिटी क्वेश्चन बनाए। आपका पेपर ऐसे टफ नहीं आता है, हॉरिजॉन्टल टफ आता है, मतलब रेंज ज्यादा है, नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा है, ऐसे टफ आता है। समझ में आ रहा, कवरेज ज्यादा है। और जेई में क्या है, पेपर वैसा वर्टिकल टफ आता है, मतलब हमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपका ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लियर है। अब यहां से मैं एकदम श्योर कर देता हूं आपको, आपने कुछ नहीं बनाना। आपने सिंपल सा लेक्चर जो देख लिया, उसके नोट्स रिवाइज करने, डोपा प्राइम बना लो। अब डोपा प्राइम का सही यूज स्टार्ट हो जाएगा। जिस भी बच्चे को जो चैप्टर रिवाइज करना है, कुछ मत करो, अपने दिमाग में सेट करो 2 घंटे 3 घंटे मुझे नोट्स रिवाइज करने और डोपा प्राइम सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। और आपने अगर आप डोपा प्राइम दिमाग लगा के सॉल्व कर पा रहे हो तो आपको 100% उस चैप्टर के क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। इसके अलावा माइलस्टोन टेस्ट आपको जो दिए जा रहे हैं उनको सॉल्व करना है, आपने कुछ और करना ही नहीं है। क्लियर। उसके बाद कोई भी एक टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर लो, जब उसमें बायो दे रहे होगे तो भी फिर वही करना है, नोट्स रिवाइज करना है, डोपा प्राइम सॉल्व कर लेना है।
ठीक है, लास्ट तक जाके 2 से 3 बार आपने डोपा प्राइम सॉल्व किया, 4 से 5 बार नोट्स रिवाइज किए, 100% बायो बॉटनी में आपको 180 आ रहेंगे। 100% का मतलब आप कोई सिली मिस्टेक ना करें। वो नोट्स में है भाई, नहीं पढ़नी तो समझ नहीं रहा मैं क्या बोलूंगा। जब तू मेरे से डे 1 में पूछेगा तो मैं कहूंगा पढ़नी है, लेकिन तू मेरे से दिसंबर में पूछेगा तो अब यहां पर ये सिचुएशन आ गई है, सिलेबस भी है और हमें सिलेक्शन करना है नहीं हाउ, तो मैं कहूंगा अपने नोट्स रिवाइज कर ले, क्योंकि क्या होता है नोट्स छोड़ के एनसीईआरटी में अब ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, अपने नोट्स कर ले, बस ये याद कर ले उसे, कैसे भी करके पूरा याद कर जा बस। ठीक है, सही है। किसी बहुत डीप क्वेश्चन के लिए परेशान मत होना, डीप क्वेश्चन आते ही नहीं है, अगर आएंगे कट ऑफ लो होगी, वो मैनेज हो जाएगा। मान लो आपके 150 आ गए, कट ऑफ काफी ज्यादा लो गई है, तो 150 से 180 के बराबर है, क्यों परेशान हो रहे हो? क्लियर है सबको? ठीक है, मेंटली प्रिपेयर रहो बेटा, यहां से 3 महीने थोड़ा वैसे जाएंगे। जो बच्चा बैकलॉग नहीं कर पाया, मतलब जो इस सिचुएशन में रह गया कि कुछ भी हो गया मेरे सारे चैप्टर पूरे हैं, 3 महीने तक मैंने सारा पढ़ लिया, सबके टेस्ट बना लिए, सबका डोपा प्राइम सॉल्व कर लिया, वो बहुत बढ़िया सिचुएशन में है। आप खुद से सोचो, अगर आपके पास 60 दिन है और डेली आप 15-16 घंटे पढ़ पा रहे हो, वो आइडियल सिचुएशन है सिलेक्ट होने के लिए। क्लियर है? ये भी लग रहा होता है कि यार कैसे होगा कैसे होगा, सब होता है, उन्हीं बच्चों का होता है जो लास्ट तक लगे रहते हैं। ठीक, यहां से इस तरह की सिचुएशन की 3 क्लास थी, 4 थी, आज शाम में थक गए, यहां जाना था वहां जाना था, सारा बंद कर दो अब, कहीं किसी को नहीं जाना। ठीक है, क्लास खत्म होने के भी 15 मिनट बाद पढ़ने की हैबिट डालो अब। वो टाइम चला गया जहां पर आपके पास थोड़ा बहुत ग्रेस पीरियड होता था कि हाँ टाइम है देख लेंगे, अब वो नहीं है। कोशिश करो 6 बजे तक एनी हाउ आपका आज का रिवाइज हो जाए करे। केमिस्ट्री फिजिक्स देखो, मेरे को जो बच्चों से पता चलता है, टोटल सिलेबस 2 हिस्सों में है, एक में बॉटनी जूलॉजी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है, जिसमें याद करने का पार्ट ज्यादा है। उसके आपने बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं दिए चल जाता है, क्योंकि उसमें डाटा है, आप समझ के याद किया हुआ सही है। एक है फिजिकल फिजिकल फिजिक्स, जिसमें आप जब तक खुद अप्लाई हाथ से नहीं करोगे तो जब बॉटनी जूलॉजी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिवाइज करनी है तो उसको थोड़ा थ्योरी वाइज रिवाइज करोगे तो अच्छा जा रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स रिवाइज करनी है तो एक रफ कॉपी लेकर बैठो, क्वेश्चन सॉल्व करो साथ में। समझ में आ रहा है? जो क्लास में कराती है उनको तो अपनी अप्रोच 3 महीने ठीक रखो, ईमानदार रहो 3 महीने। ठीक है, उन्हीं का होता है, बगल में मत देखो क्या नंबर आ रहे थे क्या नहीं आ रहे थे, सिलेक्शन आप में से ही होता है बच्चों का, और उनका हो जाता है जो 5 महीने जो लिख है ना, 5 महीने की स्ट्रेटेजी वैसी है। कोई बच्चा खुद से बैठ के 16 घंटे नहीं पढ़ सकता अनटिल उसने दिन में प्लान कर रखा हो कि मुझे 2 बायो के चैप्टर खत्म करने हैं, 2 फिजिक्स के, तो मजबूरी वाइज उसको 16 घंटे बैठना पड़ेगा। वो कैसे बैठेगा? मान लो उसने पढ़ लिया, 10 घंटा पढ़ लिया, अभी 2 ही चैप्टर हुआ है फिजिक्स का, बायो दोनों बाकी है, तो वो क्या करेगा? वो हो सकता है उस दिन नहाए ना। मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी चैप्टर खत्म करना है। हो सकता है वो खाना खाते खाते पढ़ ले, क्या हो गया, हाथ जो है बेटा थोड़ा नोट्स में लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, तेल लगा हुआ नोट्स में, कोई पूछने थोड़ी आ रहा है तुम्हें। मेरी बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तुम्हें अपनी प्रायोरिटी समझनी पड़ेगी। तुम आधा घंटा इधर उधर करने की जगह नैप लेने स्टार्ट करो। नैप लेने का मतलब होता है कि आधा घंटा आंख अलार्म लगा के, आधा अलार्म लगा के इसलिए बैठो क्योंकि अलार्म से आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि अलार्म बजेगा तो उठना है, तो तुम रिलैक्स आधा घंटा सो पाओगे। नहीं तो जो वैसे ही सोते हैं ना, आधा घंटा सो जाते हैं उठ नहीं पाते, उनके साथ दिक्कत ये है कि उनके दिमाग में चलता रहता है उठना है उठना है उठना है, तो उठ ही नहीं पाते। तो अपने दिमाग में जब भी तुम्हें गैप मिले नैप लेने स्टार्ट करो। 8 घंटा पढ़ लिया, आधा घंटा आंख बंद करके लेट जाओ, फोन मत चलाओ, गेम मत खेलो, किसी से बात मत करो, ना किसी से ये पूछो तूने कितना पढ़ लिया। समझ में? ये सारी चीजें बंद कर दो, बेस्ट टाइम है इस वक्त सिलेक्ट होने का। ये हर एक के साथ आता है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, जिस सिचुएशन में आप हो हर साल बहुत सारे बच्चे इसी सिचुएशन में होते हैं और इसी में से कुछ निकल जाते हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसे बहुत, कल एक बच्चे का मैसेज था, क्रैप साइकिल रिवाइज कर रहा था, कहां से, एमबीबीएस उसकी खत्म हो गई है, क्योंकि पीजी के लिए भी ये सब आता है, रिवाइज करना होता है, बेसिक चीजें रिवाइज कर रहा था। उसके नंबर 450 आ रहे थे, उस वक्त 600 में सिलेक्शन होता था, 2017-18 की बात है, 600 में अच्छे कॉलेज मिल जाते थे। तो उसका यही चल रहा था इस वक्त, जैसे आपके नंबर किसी के 400 450, आखिरी का 5 महीना पिक किया उसने। तो होता है, ये चीजें होती हैं, ऐसा नहीं कि होती ही नहीं है। ये कोई ग्राफ नहीं है स्ट्रेट लाइन का कि अभी तक उठा नहीं है तो उठेगा नहीं। क्लियर? और डेली अपने आप को बदलो, मेंटली प्रिपेयर रहो। ये नहीं करना कि 6 दिन पढ़ाई की 7वां दिन पूरा खराब, ये नहीं करना, इसी मेंटल ब्लॉक कहते हैं।
पढ़ने बैठने से पहले दिमाग में 100 चीजें चलती है, बच्चा पढ़ता ही नहीं है, लेकिन जब वो बैठ जाता है तो फिर सादा आसान है पढ़ना। क्लियर? किसी की ये बात मत सुनो कि तू तो बड़ा इंटेलिजेंट हो गया, तू पढ़ने बैठ रहा है, अच्छा ज्यादा इंटेलिजेंट दिखा रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता तेरे से, ना तुझे उससे फर्क पड़ना चाहिए। तुम लोग अलग अलग फैमिली से आए हो, अलग अलग घर से आए हो, कोई किसी का दोस्त नहीं है यहाँ पे। कुछ दिन के बाद कोई किसी का फोन भी नहीं उठाएगा, ठीक है? फैक्ट है ये बेटा, मैं फिर बता रहा हूं, आप लोग अपने प्रायोरिटीज क्लियर कर लो। 5 महीने सच में इंपॉर्टेंट है और यहीं पर पिक करते हैं लोग और कर जाते हैं, ठीक है? मैंने आपको इसलिए डोपा प्राइम वगैरह का रखा है, आपको पता है ये याद करना है और ये क्वेश्चन बनाने हैं। अगर उसमें से क्वेश्चन नहीं आया तो पेपर उस साल बहुत टफ है, तो बहुत टफ पेपर में भी आप एनी हाउ 150 कर जाओगे। समझ में आ रहा है? तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जितना आपको करा है उतना कर जाओ, उसके बाहर नहीं जाएगा। क्लियर? और अब हम चीजें और समेटना चालू करेंगे। मैं जैसे मान लो जेनेटिक्स जो है उसको हम और समेटेंगे, मतलब बहुत फैला के नहीं पढ़ाएंगे, हाँ मतलब उसको कंसाइज की फॉर्म में पढ़ाएंगे। तो अब समेटना चीजों को चालू करना है हमें। क्लियर है? कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की दिक्कत है सारी सॉल्व करेंगे, लेकिन प्लीज अब थोड़ा सा हम लोग अपना एफर्ट बढ़ा सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने छोड़ दिया है लगभग, उनको लग रहा है कि शायद नहीं होगा, अगले साल जाएंगे। अगले साल भी तभी होगा जब इस साल अच्छा आएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है? यहां से सारे टेस्ट दो, अच्छा बुरा कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट देना है, तैयार करके आना है। क्लियर? सही है? अपने आप को चैनलाइज करना स्टार्ट करो, क्योंकि आप सोचो 4 क्लास चलेंगी, 2:45 तक चलेगा, टफ काम है पढ़ना भी, लेकिन उसके बाद पूरा दिन वेस्ट भी होगा बहुत सारे बच्चों का, ये सोच के कि नहीं आज तो बहुत देर पढ़ के आए हैं। समझो इस बात को। और ये टफ होता है बेटा, 9 महीने में 2 साल का सिलेबस अच्छे से कराना टफ काम है। तो टीचर्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है, बहुत तरह की चीजें चलती हैं, उसमें कितने क्वेश्चन कराने ये है। तो हम आपको प्रॉपर एक सर्कल बना के दे रहे हैं, बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना ही पढ़ना है, ठीक है? और उतना ही क्वेश्चन करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना आपने। किसी तरह का कोई मॉड्यूल नहीं, किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं। बॉटनी में आपको बता दिया, सिर्फ नोट्स याद करने हैं और डोपा प्राइम सॉल्व करना है, ठीक है? मैं हर एक का सॉल्यूशन आपको बना के दे दूंगा, ठीक? मैं डाउट के लिए हूं नहीं हूं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं ना। जब आपको लगे कि नहीं आ रहा है तो आके पूछो, और इसलिए इस डाउट मत पूछो कि आप खुद को इंटेलिजेंट दिखाओ, क्या फर्क पड़ता है उससे? ठीक है, मुझे इंटेलिजेंट दिखा भी दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं कौन सा आपको याद रखूंगा? बच्चे आप समझते नहीं हो मेरी बात। हमें याद क्या रहता है मैं बताता हूं, हमें याद रहता है एक बच्चा जो वीक था अचानक से मेहनत करके बहुत अच्छा कर गया, हमें ये चीजें याद रहती हैं। हमें वो याद ही नहीं रहते बच्चे जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थे। मुझे आज भी कल भी एक बच्चे का मैसेज आया, वो इस वक्त मौलाना आजाद में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था, तो उसका ऋतिक शौकीन नाम था। फिर उसने मैसेज किया, सर पहचाना आपने? तो मैंने कहा हाँ, किस बैच में था? कह रहा हाँ। तो पहले अटेम्प्ट में निकल गया था, वो याद ही नहीं है। समझो, याद वो है जिसके घर में, जैसे जिस बच्चे की मैं बात बता रहा हूँ, उसकी एग्जाम से 2 महीने पहले उसके घर में किसी की डेथ हो गई, वो 15 दिन पढ़ नहीं पाया। फिर उसके बाद भी अगर वो कर पा रहा है तो वो चीजें याद रहती हैं, क्योंकि आप लाइफ में कभी ना कभी ये टफ चीजें देखोगे ही। आज नहीं देखोगे, कुछ दिन बाद देखोगे। ये तो सबके साथ होना है कि कुछ गड़बड़ हो गई घर में, कुछ ऐसा हो गया, या कुछ आपके कंट्रोल में चीजें नहीं है। और कभी भी फाइनेंशियल चीजों को देखा मत करो अभी इन 5 महीनों में। तो क्या होगा, फाइनेंशियल चीजों का मतलब क्या हो रहा है, फैमिली की कंडीशंस आप नहीं बदल सकते अभी। सही है, इस 5 महीने तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनको ज्यादा सोचो मत। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उसको सोच के भी परेशान रहते हैं कि यार फैमिली में ये चल रहा है, वो चल रहा है। इसका बेस्ट तरीका है कि तुम बात ही मत करो घर पे ज्यादा, चुपचाप पढ़ाई करो। क्योंकि जितना बात करोगे उतना इन्वॉल्व होगे। अभी टाइम नहीं है, क्योंकि जो मान लो तुम यहां से कुछ कर नहीं सकते तो वहां सुन के भी क्या कर रहे हो? सिंपल लॉजिक है बेटा, जो नहीं कर सकते उसको मत सुनो। तुम यहां कर सकते हो, यहां भेजा गया है तुम्हें पढ़ने के लिए। क्लियर है? ठीक है, होता है सिलेक्शन बच्चे, ये टाइम में होता है। ये टाइम में सिर्फ क्या चाह रहा हूं, 3 महीना मेहनत से पढ़ो। लाइफ में कुछ गेयर जैसी चीज होती है पढ़ने को लेके, मैंने पर्सनली फील किया हुआ है। जब ये गेयर लगते हैं ना पढ़ाई के, तो ये अगर 3 महीना सही लग गए तो अगले 2 महीने में वो सिलेक्ट करा ले जाते हैं। ये रियल में होता है। जैसे तुम नॉर्मली देखोगे बहुत स्लो पढ़ते हो, लेकिन एग्जाम टाइम में अचानक से वो चीजें जो समझ नहीं आ रही थी वो समझ आने लगती हैं। फिजिक्स उस समय 12th की समझ आ रही थी जब बोर्ड था, उससे पहले नहीं आ रही थी। तो ऐसा क्या हुआ, दिमाग खुलता है उस समय। तो इस 3 महीने खोल लो, आखिरी के 2 महीने में जब वो गियर वगैरह लगे रहेंगे सही,
टेस्ट ठीक जा रहे होंगे, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें कोई रैंक टारगेट नहीं करनी, कुछ हमें रैंक चाहिए नहीं होती, रैंक की कोई वैल्यू नहीं है। एक पर्टिकुलर बच्चा एक पर्टिकुलर कॉलेज में जाता है, रैंक 1 भी वहीं पढ़ रहा है, 10 भी वहीं पढ़ रहा है, रैंक 50 तक एम्स में बैठा है, उसके बाद सारा मौलाना आजाद में बैठा है। ठीक है, हाँ। ठीक है बेटा, सब के सब फिर मौलाना आजाद में बैठे हैं, तो उसमें कोई, हाँ ये फर्क जरूर पड़ता है कि रैंक बेटर होती है, थोड़ा पैसा इधर उधर से मिल जाता है। सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर आप कर सकते हो कि इससे 50,000 ले ले, उससे 20,000 ले ले, सबकी टी शर्ट पहन के सब जगह फोटो खिंचवा दे, वो कर सकते हो, उसमें कोई, वो ठीक है, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो लाइफ में एक ही बार मिलेगा आपको चांस, बार बार भी नहीं मिलेगा। हाँ, बार बार नहीं मिलेगा, उसके लिए मेहनत करो। ठीक है, चलो चालू कर रहे हैं बेटा। नोट मी क्या क्या पढ़ेंगे, प्लीज सीरियस रहें सब लोग। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जल्दी। हमारे पास क्या क्या कहानी है देखें। मेरिस्मेटिक टिश्यू, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू सिस्टम, इसमें से तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ ये है। कौन से दो टॉपिक है, एक ये और एक ये। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ हम नहीं पढ़ेंगे, ये 3 टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा, ताकि आपसे इसका थोड़ा सा बेसिक ये स्टडी करेंगे, इसको बेसिक्स के लिए चाहिए, तो ये बेसिक्स हैं, इसलिए इसको पढ़ा देंगे, ताकि इसमें और इसके आपके क्वेश्चन गलत ना हो। सेकेंडरी ग्रोथ हमने थोड़ी बहुत प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बता दी है। अगर आपको पता हो कॉर्क कैम्बियम से क्या बनता है, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, याद आ रहा है, और वास्कुलर कैम्बियम से प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। तो वो जो क्वेश्चन जा सकते हैं ना इधर उधर, वो हमने वहां कवर कर लिए हैं। बाकी हम यही 2 टॉपिक पढ़ेंगे मेन, इसको पढ़ रहे हैं क्या बनाने के लिए, बेसिक। तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। टिश्यू पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर टाइप ऑफ टिश्यू पढ़ेंगे, जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे। ये 2 टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी में यही 2 टॉपिक हैं। अब क्वेश्चन कितने आएंगे, एक तो जरूर आएगा। दूसरा क्या है बच्चे, एक चीज जो मुझे फील होती है, एनटी का कोई पैटर्न है नहीं चैप्टर वाइज, किससे क्या देता है, तो हम 1 से 2 क्वेश्चन ही रखते हैं इस चैप्टर से, ज्यादा नहीं, क्योंकि सिलेबस काफी सारा डिलीट हो गया, तो चांसेस हैं 1 से 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं देगा। क्वेश्चन वो बढ़ाएगा तो मॉर्फोलॉजी से बढ़ा सकता है इस यूनिट में, या 3 चैप्टर ना, एक तो एनिमल टिश्यू वाला है, तो वहां पर वो उससे चला जाएगा, फ्रॉग से या उससे। तो बेसिकली जो इस यूनिट के क्वेश्चन आएंगे ज्यादा किससे आएंगे, मॉर्फोलॉजी से, और मॉर्फोलॉजी में भी उस पार्ट से जिसकी हमने ज्यादा प्रैक्टिस करी है। याद करो, वो जो फ्लावर फ्रूट फ्लावर वाला पार्ट है ना, फैमिली, वहीं से क्वेश्चन आएंगे ज्यादा। ठीक है, वही एक टफ पार्ट भी है। तो स्टार्ट करेंगे बेटा, हेड टॉपिक्स के नाम लिख लो, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एनाटॉमी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालो एनाटॉमी। टॉपिक लिख लिया सबने, कोई लिख रहा है, टॉपिक लिख लो जल्दी से, ताकि आपको पता रहे क्या टॉपिक पढ़ने हैं। जल्दी करो बेटा, जल्दी करेंगे, फास्ट, थोड़ा सा फास्ट रहेंगे आज। चले, चलिए चालू करते हैं। आइए, जैसे जैसे मैं बताता चलूंगा वैसे वैसे हम पढ़ते चलेंगे। अच्छा, एक चीज और है, सबसे पहले हम लोग एनाटॉमी की बात करेंगे। पहले एक बार मेरी बातें सुन लेंगे सारे, तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या आ सकता है, इससे क्या आएगा, पहले समझ लो ध्यान से। सबसे पहले बेटा हमारे पास, सुनते रहो 2 मिनट सब लोग, ताकि क्वेश्चंस डील कर सकें। सबसे पहले हमारे पास, आपको सबको पता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में 2 किंगडम आती है, कौन कौन सी, मोनेरा और प्रोटेस्टा। मल्टी सेलुलर में हमारे पास आता है प्लांटेई, एनिमेलिया, फंजाई। ठीक है, फंजाई में टिश्यू होता है, एल्गी में टिश्यू होता है, समझ में आ रहा है। ठीक है, जब हम हाइयर प्लांट की बात करते हैं तो उसमें टिश्यू होते हैं और ऑर्गन होते हैं। हाइयर प्लांट मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसका मतलब इस चैप्टर में हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं किसकी, फ्लावरिंग प्लांट की। अब ध्यान से सुनेंगे, हमारे पास क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट जो है जिसमें हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की, उसमें हमारे पास टिश्यू होता है और ऑर्गन होता है। अब हम ये देखते हैं कि टिश्यू ही ऑर्गन बनाता है, तो हम पढ़ते क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एनाटॉमी को जो डिफाइन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये स्टडी है इंटरनल स्ट्रक्चर की। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर किसका पढ़ेंगे, रूट का, स्टेम का और
लीफ का, क्योंकि ये वही स्ट्रक्चर्स हैं, ध्यान सुनेंगे, ये वही स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे पास परमानेंट होते हैं। हम फ्लावर क्यों नहीं पढ़ते, हम फ्लावर की एनाटॉमी क्यों नहीं पढ़ते, हम फ्रूट की नहीं पढ़ते, सीड की नहीं पढ़ते? रीजन, वो टेम्पररी स्ट्रक्चर है। परमानेंट स्ट्रक्चर तीन ही है, रूट, स्टेम, लीफ। तो अगर मैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर, अब इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब एक तरीके से मैं स्टडी इंटरनल में किस चीज की कर रहा हूं? टिश्यू की। इंटरनल में क्या प्रेजेंट है? टिश्यू। तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। दूसरा, एनाटॉमी एक एक डेवलपमेंट है जो वैसी बनेगी ही। उसके अलावा एनाटॉमी को कौन इंपैक्ट कर सकता है? एनवायरमेंट। बेस्ट एग्जांपल, कोई प्लांट अगर डेजर्ट कंडीशन में है तो उसकी क्यूटिकल थिक हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एनाटॉमी एक ऐसी चीज है, एनाटॉमी बेसिकली क्या होती है बेटा, हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे पास टाइप ऑफ टिश्यू है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो एनाटॉमी है वो अफेक्ट हो सकती है किससे? अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। वो किससे अफेक्ट हो सकती है? एनवायरमेंट से अफेक्ट हो सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? दूसरा, एनसीईआरटी एक चीज और लिखती है कि डाइकोट एंड मोनोकोट की हमारे पास एनाटॉमी में कुछ समानता और कुछ डिफरेंस है। एनाटॉमी में क्या है बेटा? कुछ डिफरेंस होता है, कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट है? कुछ डिफरेंस होता है। अब जब हम टिश्यू को डिफाइन करते हैं तो टिश्यू क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। टिश्यू की जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि सबसे पहले टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका हमारे पास कॉमन क्या होता है? ओरिजिन। कॉमन ओरिजिन का मतलब ये एक ही तरह के सेल से बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास डिवाइडिंग सेल है। अब इस डिवाइडिंग सेल से, ये डिवाइडिंग सेल्स हैं बेटा, ये वाले, ये सारे जो है मेरे पास, ये डिवाइडिंग सेल्स है, इसको हटा देते हैं। ये मेरे पास डिवाइडिंग सेल्स हैं। अब इस डिवाइडिंग सेल ने ये लेयर बना दी है। इस लेयर को मैंने नाम दिया है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस इज अ टिश्यू। एपिडर्मिस क्या है? टिश्यू। अब ध्यान से देखेंगे, इस डिवाइडिंग सेल से ये बना है, तो क्या कॉमन है? ओरिजिन कॉमन है। क्या कॉमन है? ओरिजिन कॉमन है। दूसरा, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल मिलके क्या बन रहे हैं? टिश्यू बोल रहे हैं। और इनका क्या है बच्चे? सिमिलर फंक्शन है। सिमिलर मतलब यहां पर एपिडर्मिस का क्या रोल है? प्रोटेक्शन। क्या रोल होगा एपिडर्मिस का? प्रोटेक्शन। तो रोल लगभग सिमिलर होता है। अब जरा यहां आ जाते हैं। यहां पर मेरे पास ये सेल्स हैं, ये मेरे पास बन गया फाइबर, ये सेल है पैरेन्काइमा। यस, ये मेरे पास क्या है? पैरेन्काइमा। यहां पर ये ट्रैकीड्स हैं। यस, ये हमारे पास क्या है? वेसल्स हैं। अब ध्यान से सुनो, मैं जो बात बोल रहा हूं इधर देखो ध्यान से। ये ट्रैकीड्स हैं, ये वेसल्स हैं, ये पैरेन्काइमा है, ये फाइबर है। ये सब मिलकर एक कॉमन फंक्शन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करने का, पानी के ट्रांसपोर्ट करने का। तो टिश्यू की डेफिनेशन ये है कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका ओरिजिन कॉमन होगा, सिमिलर फंक्शन होगा। जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर सिमिलर हो, नॉट नेसेसरी। जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी क्या सिमिलर हो? स्ट्रक्चर सिमिलर हो। स्ट्रक्चर सेम हो ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जाइलम एक टिश्यू है, ये जाइलम है पूरा। जाइलम क्या है? एक टिश्यू है, उसमें 4 अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, पर वो सारे सेल एक कॉमन सेल से बने थे। तो ओरिजिन कॉमन है, फंक्शन ट्रांसपोर्ट को लेकर है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर कॉमन नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर सिमिलर हो, पर क्या सिमिलर होगा? ओरिजिन और फंक्शन सिमिलर होगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं जब टिश्यू को क्लासिफाई करते हैं, ध्यान सुनेंगे, जब हम टिश्यू को क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम किस तरीके से पढ़ते हैं? सुनना। जब हम टिश्यू को क्लासिफिकेशन करते हैं तो कोई भी क्लासिफिकेशन किसी आधार पे की जाती है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड, वो टिश्यू डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये समझो ध्यान से। तो सबसे पहले हम डिवीजन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टिश्यू आता है वो आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा आता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक कौन से होते हैं? जो सेल डिवाइड कर सकते हैं। दूसरे हमारे पास क्या आते हैं? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट कौन से होंगे? जो डिवाइड नहीं करेंगे। परमानेंट क्या होंगे? जो डिवाइड नहीं करेंगे, ये डिवाइड नहीं करते। अब परमानेंट में भी मेरे पास, ध्यान से सुने बच्चे, मैं जैसे आपसे बोलता हूं आपकी बॉडी में कितने टाइप के सेल्स हैं, एक तो चलो एपिडर्मिस में हो गए,
तो ये जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं ये आपके पास एक फ्लैट सेल्स हैं, फ्लैट टाइप के सेल्स हैं, है ना, जिसे हम बोल सकते हैं कोई एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। उसके अलावा एक न्यूरॉन सेल होता है, एक हार्ट का सेल है, एक मसल का सेल है। कुछ ये टाइप ऑफ सेल्स है ना। प्लांट के अंदर टोटल 4 टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है डिवाइडिंग सेल, और 3 तरह के परमानेंट सेल होते हैं। सही है, 3 तरह के क्या होते हैं, परमानेंट सेल होते हैं। डिवाइडिंग सेल जो टिश्यू बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू। डिवाइडिंग सेल कभी अकेला नहीं मिलता, ग्रुप में मिलेगा। तो वो जो टिश्यू बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, मेरिस्मेटिक टिश्यू। समझ में आ रहा है। उसके बाद परमानेंट टिश्यू जो होंगे उसमें हम 2 कैटेगरी बना देते हैं। एक बना देते हैं सिंपल परमानेंट। अब जो सिंपल परमानेंट का क्या मतलब है पहले समझने की कोशिश करो, ध्यान से सुनेंगे। ये मेरे पास एपिडर्मिस, बोर्ड पे ध्यान रखना, ये मेरे पास एपिडर्मिस है, इसके सारे सेल्स पैरेन्काइमा के हैं। तो एपिडर्मिस क्या है, नाम इसके फंक्शन के आधार पर रखा गया, प्रोटेक्शन करेगा, पर इसके सारे सेल पैरेन्काइमा के हैं। तो क्या मैं इसको नाम दे सकता हूं पैरेन्काइमा टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट का मतलब होता है कि अगर पूरा का पूरा टिश्यू पैरेन्काइमा का बना हो तो उसे क्या बोल देंगे, पैरेन्काइमा टिश्यू। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसके बने हो, कॉलेनकाइमा के बने हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसके बने हो, स्क्लेरेनकाइमा के बने हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यस। अब आ जाओ जरा, अब आओ इधर। फिर हमने बात करी है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट का मतलब होता है एक से ज्यादा टाइप के सेल। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट का मतलब है एक से ज्यादा टाइप के सेल्स, उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल भी आ सकते हैं। सही है गलत है, गलत है। उसमें सिर्फ परमानेंट सेल होंगे, और इन तीनों में से कोई 2 हो सकते हैं या तीनों हो सकते हैं, कोई 2 हो सकते हैं या तीनों हो सकते हैं। अब देखो, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट में हमारे पास आ जाता है जाइलम, और क्या आ जाता है, फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। क्यों, क्यों है कॉम्प्लेक्स परमानेंट, क्योंकि मोर देन 1 टाइप ऑफ कैसे सेल, परमानेंट सेल। इसमें डिवाइडिंग सेल तो डाल नहीं सकता, तो मोर देन 1 टाइप ऑफ परमानेंट सेल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में जाइलम और फ्लोएम के अलावा कोई और नाम भी आएगा क्या, आ सकता है। जाइलम और फ्लोएम के अलावा कोई और नाम भी आ सकता है, किसका, कॉर्टेक्स। जाइलम फ्लोएम के अलावा कोई और आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट में। इससे साबित होता है तुम लोग सिर्फ टीचर को फॉलो करते, पढ़ते नहीं उसका पढ़ाया हुआ, इसलिए नहीं होते बच्चे सिलेक्ट। सही बता रहा हूं, तुमको सिर्फ लगता है कि भीड़ चल रही है वहां चलो मजा मजा आएगा। मैं फिर इस चीज को एकदम ब्लंटली बोल रहा हूं, भीड़ पे मत जाया करो, अपनी दिमाग से भी सोचा करो। टीचर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसको फॉलो करके कुछ नहीं मिलने वाला। मालूम मेरे को तो जो पैसे मिलते मिलते ही रहेंगे, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं आने की कभी, उतना मैं पढ़ा लेता हूं। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि टीचर जो पढ़ाता है उसका पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, भीड़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैंने पढ़ाया हुआ एक जगह, एक बच्चा बोल भी रहा था कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कैसे, जो ये सोचते हैं कि ये टीचर अच्छा है वो टीचर अच्छा, पहले सोचा करो क्यों सोचते हो। इस वजह से नहीं कि दुनिया पढ़ती है, इस वजह से पढ़ो कि कुछ समझ आता है कि नहीं हमें। इधर देखो सारे, और जो मैं बताऊंगा तुझे किसी के नोट्स में भी नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखियो। अब इधर देख मैं क्या बता रहा हूं, ये रूट है मान ले, रूट में ये एपिडर्मिस है, ध्यान से देखियो, ये एपिडर्मिस है, यहां पर ये पेरीसाइकिल है, पेरीसाइकिल, और इसके बीच में ये वाली लेयर को हम एंडोडर्मिस कहते हैं। ये वाली लेयर कौन सी है, एंडोडर्मिस है। ध्यान से देखें सारे बच्चे, ये एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है, और यहां पर जो सेल्स हैं ये कॉर्टिकल सेल्स हैं। हो क्या रहा है, ये कॉर्टिकल सेल्स, एंडोडर्मिस, इनको मिलाकर मैं कॉर्टेक्स बोलता हूं। यहां पर एंडोडर्मिस भी पैरेन्काइमा है और कॉर्टिकल सेल भी पैरेन्काइमा है। अब जरा इस पे आते हैं स्टेम पे। स्टेम की एपिडर्मिस है, ये किसकी एपिडर्मिस है, स्टेम की। ये क्या है बेटा, एपिडर्मिस है, यस, ठीक है। और ये क्या है, एंडोडर्मिस है, यस। सॉरी, एंडोडर्मिस से पहले इसको पेरिसाइकिल कर देते हैं, इसको पेरिसाइकिल कर देते हैं। चलो
अब आते हैं एंडोडर्मिस पे। हमारे पास ये लेयर एंडोडर्मिस है, मान लेते हैं, चलो ठीक है, ठीक है। यहां पर एक और सेल्स है, यहां पर एक और सेल है जिनको हाइपोडर्मिस कह रहे हैं। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। यहां बीच में कॉर्टिकल सेल्स हैं। तो मैंने क्या किया है, इसको समझो। मैंने क्या किया, ये एपिडर्मिस है, ये पेरिसाइकिल है। ये हो गया कॉर्टिकल, ये सॉरी ये हो गया हाइपोडर्मिस। क्या नाम है इसका? हाइपोडर्मिस। डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा का होता है। ये हो गया कॉर्टिकल और ये हो गया क्या? एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस भी पैरेन्काइमा का होता है, कॉर्टिकल भी पैरेन्काइमा। इन तीनों को मिला के मैं कॉर्टेक्स बोल रहा हूं। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि रूट के अंदर कॉर्टेक्स में हम लिख रहे हैं कॉर्टिकल सेल्स और एंडोडर्मिस, इसको मिला के हम क्या लिख रहे हैं? कॉर्टेक्स। स्टेम के अंदर हम ये देख पा रहे हैं कि हाइपोडर्मिस कॉर्टिकल सेल, देखो हाइपोडर्मिस कॉर्टिकल सेल और एंडोडर्मिस, इसको मिला के कह रहे हैं कॉर्टेक्स। अब ये पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा, ये कॉलेनकाइमा। तो डाइकॉट स्टेम में कॉर्टेक्स इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि उसमें एक से ज्यादा टाइप के सेल्स हैं। हमें बचपन से यही पढ़ाया जाता है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो ही हैं, जाइलम और फ्लोएम। जिसका मतलब है कि जाइलम में हमारे पास कितने टाइप के सेल हैं? 4। फ्लोएम में कितने टाइप के सेल हैं? 4। लेकिन इसके अलावा क्या कोई और टिश्यू होता है? डेफिनेशन पे जाते हैं। डेफिनेशन कहती है कि अगर इन तीनों में से कोई 2 टाइप के सेल या तीनों टाइप के सेल किसी टिश्यू का हिस्सा हो तो उसे आप क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो जब हम डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं तो डाइकॉट स्टेम में सबसे बाहर एपिडर्मिस है और पेरिसाइकिल के बीच में कॉर्टेक्स होती है। कॉर्टेक्स खुद से 3 लेयर में है। 3 लेयर में होना कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं है। उनमें से एक लेयर कॉलेनकाइमा है, समझो, बाकी 2 क्या है? पैरेन्काइमा। तो 2 तरह के सेल्स आ गए, इसलिए क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये समझ में आया? रूट में ऐसा नहीं होता। रूट में जो भी सेल्स हैं सब क्या है? ये भी पैरेन्काइमा है, ये भी पैरेन्काइमा। तो कॉर्टेक्स क्या है? वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं है। और यहां पर कॉर्टेक्स क्या है? डाइकोट स्टेम में कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। अब पूछो किसी को डाउट आ रहा है तो। मोनोकोट स्टेम में कॉर्टेक्स ही नहीं है, उसका ग्राउंड टिश्यू जो है ना, उसमें पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। उसमें पढ़ाऊंगा हाइपोडर्मिस जो होती है, हाइपोडर्मिस बनी होती है स्क्लेरेन्काइमा की। बाकी के सेल्स को कहते हैं ग्राउंड टिश्यू, पैरेन्काइमा है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट वो भी होती है, पर वहां कोई टिश्यू नहीं है। वहां पे सिर्फ क्या बोलेंगे? ग्राउंड टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू वहां भी। ठीक है, यहां पूछो, कुछ पूछना यहां से पूछो। सबको सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ में आ गया? टोटल प्लांट में कितने टाइप के सेल हैं? 4। डिवाइडिंग सेल के ग्रुप को मेरिस्टेम। परमानेंट सेल 3 ही तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब देखो, इधर देखो, ये दोनों डेड सेल है, तीनों डेड हैं, ये और ये। ट्रैकिड, सॉरी 5 वेसल और फाइबर, ये तीनों डेड हैं। तो डेड सेल स्क्लेरेन्काइमा होता है। तो अगर मुझे इन तीनों को किसी कैटेगरी में रखना है तो कौन से सेल में रखूंगा? स्क्लेरेन्काइमा में। समझ में आ गया? अब ये वाला सेल कौन सा है? पैरेन्काइमा। तो जाइलम में वैसे तो 4 टाइप के सेल हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज तो 2 ही हैं, एक डेड है एक लिविंग है। सही है, तो एक से ज्यादा टाइप के सेल, इसलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट। याद रहेगा? फिर रिपीट कर देते हैं। टिश्यू का मतलब होता है कॉमन ओरिजिन, सिमिलर फंक्शन, स्ट्रक्चर सिमिलर हो ये जरूरी नहीं है। टिश्यू 2 टाइप के हैं, डिवाइडिंग सेल का ग्रुप और जो परमानेंट है। परमानेंट में अगर सारे सेल एक जैसे हैं तो या तो वो पैरेन्काइमा हो सकते हैं सारे, या कॉलेनकाइमा या स्क्लेरेन्काइमा। तो उसी नाम से हमने नाम रख दिया, पैरेन्काइमा टिश्यू, कॉलेनकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। इसका मतलब वो सारे सेल से बना है। दूसरा, हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट का मतलब एक से ज्यादा टाइप के सेल हैं, पर वो सारे सेल परमानेंट ही हैं। एक से ज्यादा मतलब पैरेन्काइमा के साथ क्या हो सकता है? कॉलेनकाइमा, और पैरेन्काइमा के साथ क्या हो सकता है? स्क्लेरेन्काइमा हो सकता है। इतना क्लियर है? बोलो, इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, जैसे मान लो हमने C4 प्लांट पढ़ा। C4 प्लांट में जो वास्कुलर बंडल सेल्स हैं, ठीक है, वास्कुलर बंडल सेल लिविंग भी हैं और उनकी दीवारें मोटी भी हैं। सही है, मैं उनको पैरेन्काइमा में रखना नहीं चाह रहा, स्क्लेरेन्काइमा में रख नहीं सकता, डेड नहीं है वो। अगर लिविंग है तभी तो उसके अंदर रूबिस्को होगा। बंडल शीथ सेल C4 प्लांट में रूबिस्को लिए बैठा है लीफ में।
नहीं है उसमें रुबिस्को, याद आ रहा है किसी को? तो रुबिस्को है तो इसका मतलब वो सेल लिविंग होगा, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो कॉलेनकाइमा हो। ठीक है, पर कहीं ये मेंशन नहीं है। तो जब तक चीजें सोचोगे नहीं तो समझ नहीं आएंगी। इसीलिए एनाटॉमी क्यों याद नहीं होती मैं बताता हूं, दो तीन जगह दिक्कत आती है। आप एनाटॉमी रटने की कोशिश करोगे, अगर चीजें लॉजिकल नहीं सोचोगे तो याद ही नहीं होने की एनाटॉमी, और बहुत तकलीफ पहुंचाएगी। क्योंकि एनाटॉमी का उसने डिलीट तो कर दिया काफी सारा पार्ट, लेकिन जिस पार्ट में ज्यादा डाटा है वो पार्ट रखा है उसने अभी। ट्रांसफर सेक्शन में हर एक टाइप के पार्ट के सेल पता होने चाहिए मुझे, तो उसमें एक बेसिक लॉजिक यूज करेंगे। सारे सेल पैरेन्काइमा होते हैं, बाकी कहां है वो याद कर लो। मान लो मैं ट्रांसफर सेक्शन है ये सारा, मान लो किसी का मैं ट्रांसफर सेक्शन देख रहा हूं, मैंने क्या बोला, सब जगह पैरेन्काइमा है। याद क्या करो कि कहां पर कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, तभी याद होगा। समझ में आ रहा है? और कोई तरीका नहीं इनको याद करने का, तो उसी तरीके से चलेंगे। ये वाली बात मैं इसलिए बोल रहा था, ये मैं पढ़ा चुका हूं कहीं ना कहीं, और ये ज्यादा पुराना नहीं, मैंने शायद 2-3 साल पहले कहीं पढ़ाया होगा। उसके बाद से मैंने ये सब पढ़ाना बंद कर दिया क्योंकि इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं अपने आप उसी, क्योंकि यूज नहीं है इतना डीप पढ़ाने का आप एनाटॉमी को। ठीक है, वो उतना इतना से ही काम आ जाता है। चलो इसको लिखो पहले, बनाओ जल्दी से बेटा, ये बना लो फिर चलते हैं आगे। जल्दी करो, जल्दी जल्दी फास्ट। तुम नहीं लिख रहे भाई? ठीक है, तो नोट्स खोल तो ले कम से कम। चालू हो गई फिजिकल भाई तुम्हारी? ठीक है 2 क्लास में ही है तो बहुत बढ़िया तुम्हारे लिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कल आ रहे हैं सर, पीटी सर नहीं बोला है उन्होंने ऐसा? रूटीन में है, ठीक है। इन केस नहीं होंगे तो मैं ले लूंगा क्लास, ठीक है? फिर पता नहीं मुझे। बेटा बहुत तकलीफ फील होती है जब हमें कोई एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए बोलता है, तो अपनी अरेंजमेंट रखो, कुछ खाने का एक्स्ट्रा लेके आया करो, है ना? खाने का ला सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप लोग इधर उधर पैसे बहुत वेस्ट करते हैं आप लोग। ठीक है। हाँ, आप 1 किलो सेब खरीद सकते हैं, वो 5 दिन 3 दिन 4 दिन चल जाएंगे। डेली 2 सेब ले आओ छुपा के बैग में, दिखाओ मत अपने दोस्त को। हाँ। अरे एक दिन 2 ही सेब खाना है। हाँ, 4 नहीं खाना होता। नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूँ, छुपा के रख, छीन कैसे लेगा? हाँ, दांत मार देता है। भाई मोमोज पे दांत मार देगा वो तो तू खा लेगा, सेब में तुझे दिक्कत हो रही है? हैं? मोमोज की तुम्हें प्रिपरेशन पढ़ा दी ना, तो तुम उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ अलग ही समझ लोगे। बहुत खतरनाक है प्रिपरेशन उसकी, खराब तरीके से बनाते हैं। हाँ, चलिए लिख लिया। इस वाले को लिखना चाहो लिख लो, पर ये समझने के लिए था सिर्फ। ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हो, वैसे ही आपको ये लिखना है सिर्फ। पहले वाले पार्ट को कंप्रेस करके पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, ताकि आपको चीजें याद रहें, है ना? चलिए आइए। चले। कॉम्प्लेक्स परमानेंट, सिंपल परमानेंट का मतलब सारे सेल एक साइड टाइप के हैं। सिंपल परमानेंट का मतलब क्या होता है? ऑल सेल्स क्या होंगे? ऑल सेल्स आर ऑफ सेम टाइप। अगर एक ही तरह के होंगे तो उसको क्या बोल रहे हैं? सिंपल परमानेंट। जैसे मैंने बोला ना, रूट के अंदर कॉर्टेक्स में सारे सेल पैरेन्काइमा है। मेरी बात समझानी, मैं क्या कह रहा हूं, सेल 3 तरह के होते हैं परमानेंट, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा।
अब मैंने एक टिश्यू ले लिया एपिडर्मिस, उस पूरी एपिडर्मिस में सिर्फ पैरेन्काइमा सेल्स हैं, तो वो एपिडर्मिस कैसी होगी? सिंपल परमानेंट टिश्यू होगी। ह्यूमन की छोड़ दे अभी फिलहाल, मैं बताऊंगा उसके लिए, जो जर्म लेयर वाली बात पूछ रहा हूं बात करेंगे। भाई लिख लिया? एनसीईआरटी खुश हो रहा है बताओ। चलो आगे चलेंगे। हैं इसको बनाना है, बना लो जल्दी, बना लो जिसको बनाना हो। चलो आगे चल रहे हैं, जल्दी रहो बेटा, फास्ट। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है? बोर्ड पे ध्यान रखो बेटा, हम लोग मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड है मेरिस्टेम, इधर देखेंगे, ये डिवाइडिंग सेल को हम कह रहे हैं मेरिस्मेटिक सेल, सही है? मेरिस्टेम की पहले डेफिनेशन समझो, नहीं तो गड़बड़ होगी क्वेश्चन में। सबसे पहले मेरिस्टेम क्या है बेटा? मेरिस्टेम है ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग सेल के ग्रुप को मेरिस्टेम कहते हैं, और ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम मेरिस्टोज वर्ड होता है, मेरिस्टोज, मेरिस्टोज नाम से ग्रीक वर्ड है, उससे आया है। अब मैं अगर आपसे बोलूं, ध्यान सुनेंगे बेटा, अगर आपसे कहूं कि मेरिस्टेम क्या है, सेल है कि टिश्यू है? टिश्यू हुआ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? भाई मेरिस्टेम शब्द का मतलब है ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग सेल के ग्रुप का क्या है मतलब, उसे क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम कहते हैं। या ये हम बोल सकते हैं कि मेरिस्टेम इज मेड अप ऑफ, मेरिस्टेम इज मेड अप ऑफ, किसका बना है? मेरिस्मेटिक सेल का। यस, किसका बना है? मेरिस्मेटिक सेल का। अब जरा मेरिस्मेटिक सेल के क्या फीचर हैं आप बार बार पढ़ चुके हो, अगर मैं लिख रहा हूं तो उसको बताना ये चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आपको। सबसे पहले वो सेल स्मॉल साइज का होता है, याद आ रहा है? ठीक है, उसका न्यूक्लियस लार्ज होता है, लार्ज के लिए एक वर्ड यूज करते हैं कॉन्स्पिकुअस। यस, लार्ज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? कॉन्स्पिकुअस। तीसरा साइटोप्लाज्म डेंस, साइटोप्लाज्म कैसा होगा? डेंस होगा। सेल वॉल प्राइमरी, यस, सेल वॉल क्या होगा? प्राइमरी। वैक्यूल एब्सेंट प्रेजेंट? एब्सेंट। वैक्यूल एब्सेंट। अगर प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन है तो होगा नहीं होगा? होगा। प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन मल्टीपल है, प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन क्या है? मल्टीपल है। ये कुछ फीचर्स हैं जो डिवाइडिंग सेल के हैं, ठीक है? इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस सिर्फ पैरेन्काइमा में मिलता है, याद रखेंगे बेटा, इंटरसेलुलर स्पेस सिर्फ किस में मिलता है? पैरेन्काइमा में। सिर्फ किस में मिलता है? पैरेन्काइमा में। अब हम क्या करेंगे, आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम। हम मेरिस्टेम की क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। हम किसकी क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं? मेरिस्टेम की। मेरिस्टेम की क्लासिफिकेशन हम अलग अलग आधार पर पढ़ेंगे, ये टॉपिक है रहेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, किसके आधार पर? लोकेशन के आधार पर। फिर हम पढ़ेंगे
ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर। और तीसरा हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेट, फेट मतलब फ्यूचर। जैसे लोकेशन के आधार पर हम यहां पर पढ़ने वाले हैं एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। यस, आगे देखो, ओरिजिन के आधार पे बताओ, प्राइमरी और सेकेंडरी। हाँ भाई, सेकेंडरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम से आती है, सही है। बहुत पिटाई करूंगा तुम लोग की मैं। परमानेंट सेल से आती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम परमानेंट सेल से आती है, प्राइमरी मेरिस्टेम से नहीं आती। क्लियर है? हाँ, पोयम याद रखी है, पता नहीं कैसी सी। फेट के हिसाब से प्रोटोडर्म, ये बताएंगे आपको, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। अब मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू चीजें समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं डायग्राम्स ड्रॉ करूंगा, 2 डायग्राम में सारा बताऊंगा आपको मेरिस्टेम, ध्यान से देखना, उसी के अराउंड पढ़ना हमें, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो इसको, चलेंगे। ये वाला भाई, ये वाला आता है तुम्हें ना, इस पे हम बात कर चुके हैं पहले, ठीक है? क्लियर? एनिमल्स में होता है, जो सेल डिवाइड कर रहा हो उसके बीच में स्पेस। बोलो, देखो इधर, अरे इधर सुन लो, मेरी बात सुन लो ध्यान से, सुन लो सुन लो सुन लो। ये जमीन है, ठीक है, 2 भाइयों ने बंटवारा किया, एकदम लाइन खींच ली, इनकी दीवारों के बीच में कोई गैप नहीं है, क्योंकि ये लाइन दोनों को जोड़े हुई है। प्लांट सेल का डिवीजन ऐसे होता है, एनिमल सेल में सेल ऐसे डिवाइड करता है, तो बीच में गैप आएगा। किसी को समझ आया मैंने क्या बोला है? अगर प्लांट सेल में ध्यान से देखो, 2 सेल को एक दीवार जोड़े रखती है, तो गैप कैसे आएगा? ये साइटोकाइनेसिस। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर प्लांट सेल क्या यूनिसेलुलर नहीं हो सकता? हो सकता है। जैसे क्लोमाइडोमोनास है, वो तो सिंगल सेल है ना, तो इससे अगर मुझे 2 सेल बनाने हैं तो मुझे ये वाली डिवीजन फॉलो करनी पड़ेगी, साइटोकाइनेसिस। का मतलब ये होता है कि कुछ लोअर प्लांट सेल में एनिमल वाली साइटोकाइनेसिस होती होगी। सोच पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? क्योंकि एक सेल से 2 सेल पूरे पूरे अलग करने हैं। नहीं तो प्लांट के केस में जब सेल डिवाइड करता है, वो सेल जुड़े रहते हैं आपस में, वो सेल आपस में क्या रहेंगे? जुड़े रहेंगे। अगर वो जुड़े रहेंगे तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। भाई, इस सेल के डिवाइड करने से ये 2 सेल बने, अब ये दोनों सेल की लेंथ बढ़ा दो, अब जो सेल डिवाइड करके बन रहा है ये आपस में जुड़ा हुआ स्पेस कहां से आएगा? इससे ये मान लो ये बना हुआ है, इससे ये बन गया, इससे ये बन गया, तो सेल्स के बीच में जगह कहां से आएगी? क्लियर है? और कौन सी लेयर से जुड़े रहते हैं? मिडल लेमेला। यस, किससे जुड़े रहते हैं? मिडल लेमेला। अगर सेल्स को अलग करना है तो क्या डिसॉल्व करना पड़ेगा? मिडल लेमेला। उससे सेल्स के बीच की फोर्स भी कम हो जाएगी, जो पके हुए फ्रूट में होती है। तो पके हुए फ्रूट में मिडल लेमेला को डाइजेस्ट कर देते हैं, इसलिए सेल्स आपस में थोड़े से लूज हो जाते हैं। यस, उसके लिए एंजाइम चाहिए, पॉलीगैलेक्टोनेज। हाँ, फ्लेवर सेवर में उसे रोकते हैं। सही है, याद आ रहा है किसी को थोड़ा थोड़ा, शाबाश। चलो, लिख लिया, चले आगे, बना लो जल्दी से, आगे चलते हैं। चले, इस बार कब पेपर कौन सा है?
हार्ट वाला, हाँ चेंज कर देंगे। कितने कुछ चैप्टर आ रहे हैं? अच्छा, तो 7 को शुरू कर देना पढ़ना। पढ़ना कुछ मत करो, एक एक घंटे, मेरी बात सुनो ध्यान से, 1.5-2 घंटे के आसपास का टाइम रखो एक चैप्टर रिवाइज करने का नोट से। कच्चा पक्का भी हो रहा है। उसके बाद डोपा प्राइम सॉल्व करो। जो नहीं आ रहा है उसको जाके नोट से देख लो, हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कम से कम नोट्स सही से एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, बहुत मुश्किल पेपर आता नहीं है, आप भूल जाते हो और कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद नहीं आता वहां एग्जाम में। ठीक है। और दिक्कत यह है कि टीचर जो बात समझता है ना बच्चों के बारे में, बच्चे उससे भी एक लेवल नीचे होते हैं। मैं जेन्युइन बता रहा हूं। हम तो अपने बारे में, हमें याद है फाइल बनानी थी जोलॉजी की मुझे बीएससी फाइनल ईयर में, बाकियों की सबमिट होकर चेक हो गई है, मैं पेज जोड़ रहा हूं उसमें। आज सुबह प्रैक्टिकल है, सुबह फाइनल प्रैक्टिकल है। फाइल में वैसी वाली शीट लगती थी जोड़ने वाली। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी मोटी हो जाए, उसको ठीक तो लगे, बाद में उसको छेद कर देते हैं, फाइल खराब कर देते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी सबकी सबमिट होगी एकदम बढ़िया डायग्राम के साथ, मैं सुबह 3 बजे उठ के कुछ डायग्राम नए नए बना रहा हूँ कि चलो इसमें थोड़ी मोटी हो जाए। तो बाकियों को लग रहा है कि मैंने बढ़िया बना लिया होगा, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। और सुबह एकदम डॉट देख के 15 मिनट मेट्रो स्टेशन पहुंचना है, वहां से 40 मिनट लगेंगे, अभी 3 डायग्राम और बन जाएगा, शीटें खोज रहे हैं उसको किसी तरह से मेट्रो में बैठ के सब लगा रहे हैं। ऐसे चलती लाइफ। लाइफ स्टूडेंट में कभी कंफर्टेबल चलेगी ही नहीं, ध्यान रखना इसको। और जो हम सोच रहे होंगे आपके बारे में, आप उससे भी एक लेवल नीचे चल रहे होते हैं। सच ये है, मैं बता रहा हूं आपको। और ऐसे ही चलेगा, इसमें कुछ नया नहीं है। भाई ये देखो, चलो आओ बोर्ड पे ध्यान दो। फैक्ट्स हैं बेटा ये। इधर देखो बेटा, ये सीड है, ठीक है। सीड को जर्मिनेट करे, बोर्ड पे ध्यान दो। यहां पर ये डिवाइडिंग सेल है, देखते चलो एक बार डायग्राम को। ये मेरे पास प्लूम्यूल है, दिख रहा है सबको? ये मेरे पास रेडिकल है, ये मेरे पास मेरिस्टेम है। अब ये मेरिस्टेम मेरे पास एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है। अब मैं इससे स्टेम और वो सब बनाने जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पर स्टेम बना दिया ऐसे, ये मेरे पास स्टेम है, ये मेरे पास जमीन है यहां पे, सॉइल, और ये मेरे पास रूट है। बोर्ड पे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है चीजें। ये रूट है, तो ये हमारे पास रूट है, ये मेरे पास स्टेम है। यहां पर जो डिवाइडिंग सेल्स हैं यहां पर, और कुछ डिवाइडिंग सेल्स यहां पर है, इसको हम कह रहे हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोल रहे हैं? शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब शूट एपिकल मेरिस्टेम ये रही। अब आपको समझना पड़ेगा कि यहां रूट कैप होती है, यहां रूट कैप है, कुछ कैप है नहीं। तो इस वाले डिवाइडिंग सेल्स को जो यहां पर प्रेजेंट है, ये वाले, इनको हमने नाम दिया है रूट एपिकल। क्या नाम दिया इनको? रूट एपिकल। अगर मैं आपसे पूछूं शूट एपिकल और रूट एपिकल की पोजीशन में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल है। एनसीईआरटी शूट एपिकल के लिए कहती है, देखो इधर मेरी तरफ देखोगे सारे बच्चे, शूट एपिकल के लिए एनसीईआरटी क्या बोलती है, ध्यान दो बेटा। शूट एपिकल के लिए कहती है कि मैं अगर इस जमीन से देखूं तो सबसे ज्यादा दूर है शूट एपिकल। यस, अगर शूट एपिकल को ध्यान से देखो तो जमीन से सबसे ज्यादा दूर यही है। तो एनसीईआरटी सबसे पहले कहती है कि शूट एपिकल एक तो प्राइमरी है, स्टार्टिंग से प्रेजेंट थी। यस, कहां से प्रेजेंट थी? स्टार्टिंग से प्रेजेंट थी। एक तो ये बात करती है कि स्टार्टिंग से प्रेजेंट थी। दूसरी वो ये कहती है कि ये डिस्टेंट मोस्ट पार्ट पर है। किस पर है? डिस्टेंट मोस्ट पार्ट पे। और ये क्या कराती है बेटा? ये ग्रोथ कराती है और लीफ फॉर्म करती है। क्या करती है? लीफ फॉर्म करती है। यहां तक कोई डाउट है? शूट एपिकल ये करती है। रूट एपिकल प्रॉपरली एपिकल नहीं है, सब एपिकल है। सब एपिकल का मतलब बिल्कुल आखिरी हिस्से पे ना होके थोड़ा ऊपर है। यस,
बिल्कुल आखिरी हिस्से में ना होकर क्या है, थोड़ा सा ऊपर है, उसको क्या बोलेंगे, सब एपिकल बोलेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये वाली भी क्या है, प्राइमरी है, ये वाली भी क्या है, प्राइमरी है। ये चीज समझ में आ रही है? अच्छा, ये क्या करती है, ये लेंथ इंक्रीज करती है किसकी, रूट की। ये क्या करती है, लेंथ इंक्रीज करती है किसकी, रूट की। अब मेरी तरफ एक चीज देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। इधर देखो बेटा, ये आपके पास डिवाइडिंग सेल्स हैं, ठीक है सर, ये 4 डिवाइडिंग सेल्स हैं, इससे मैंने ये 8 बना लिए, इसको डिवाइड करके 8 बना लिया ऐसे। इसमें से मैंने 4 परमानेंट कर दिए, चलो 6 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 परमानेंट कर दिए, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं जो कर रहा हूं यहां पे, देखो मैंने क्या किया, इसको परमानेंट कर दिया, इसको परमानेंट कर दिया, इसको परमानेंट कर दिया, इसको परमानेंट कर दिया, और ये जो हमारे पास है, इधर देखो, मेरी बात समझो, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास मान लो ये भी परमानेंट हो गए, और ये वाले सेल्स मेरे पास पीछे छूट गई है। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि हमारे पास ये डिवाइडिंग सेल है, इन्होंने और डिवाइडिंग सेल बनाए, ये बीच वाले सेल्स परमानेंट हो चुके हैं, ये बीच में जो भी सेल्स हैं ये परमानेंट सेल्स हैं। अब ये वाले डिवाइडिंग सेल इस वाले डिवाइडिंग सेल्स के पीछे छूट गए, भाई ये तो ऊपर जा रहा है, ये लास्ट में छूट गए, यहां पे परमानेंट सेल्स हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऐसा हमारे पास कहां होता है, इसमें होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम में। देखो कैसे, शूट एपिकल मेरिस्टेम आपको इस तरीके की दिखेगी, यहां पर डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये देखो यहां पर ये क्या है, डिवाइडिंग सेल्स हैं। अब जब ये पार्ट आगे ग्रो करेगा, ये पार्ट आगे ग्रो करेगा, बोर्ड पे ध्यान रखो, यही डायग्राम्स के थ्रू सारा हो जाएगा क्वेश्चन। जब ये पार्ट आगे ग्रो करेगा ऐसे, इस तरीके से ग्रो कर रहा है ऐसे, तो कुछ सेल्स पीछे छूट गए थे। वो कुछ सेल्स कहां से पीछे छूट गए थे, इस वाले से, इस वाले से वो जो पीछे छूटे थे वो यहां छूटे थे, इस वक्त वो यहां प्रेजेंट है। ये समझ में आ रहा है, बोलो, ये समझ में आ रहा है? इस वक्त वो कहां प्रेजेंट है बेटा, इस जगह प्रेजेंट है, इस जगह प्रेजेंट है वो यहां पे। देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सेल्स थे, जैसे पीछे कैसे छूटते हैं कि बीच के परमानेंट हो जाए ये रह जाए, या ये वाला रह जाए बाकी परमानेंट हो जाए। तो हमारे पास ये एपिकल मेरिस्टेम है, ये ऊपर ग्रो कर रही है, बीच में कुछ डिवाइडिंग सेल छूट गए, वो यहां छूट गए, देखो ये रहे, यहां छूट जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, ये बेटा आपके पास बनाते हैं क्या, किसी स्टेम में ये छूटे हुए सेल्स इस तरीके से होते हैं, आपके पास ऐसे नोड होती है, ध्यान देंगे सारे बच्चे, इस तरीके से क्या होती है, नोड, ये देखो, दिस इज नोड, दिस इज नोड, ठीक है। ये वो मेरिस्टेम है जो हम बना रहे हैं ऊपर, ये दिख रहा है सबको। और ये वो सेल्स थे जो पीछे छूट गए, लीफ में यहां पर पीछे छूट गए, ये रे वो सेल्स। तो यहां पर तो एपिकल मेरिस्टेम है, यहां वो सेल्स हैं जो पीछे छूट गए, और ये पीछे छूटने वाले यहां पर ही बड बनाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बड। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, एपिकल मेरिस्टेम, ध्यान से सुनेंगे, एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम जब ऊपर ग्रो करती है तो इस तरीके से नई लीफ बनाती है और लेंथ बढ़ाती है। कुछ डिवाइडिंग सेल एपिकल मेरिस्टेम के पीछे छूट जाते हैं, वो ऐसे छूटते हैं कि यहां पे कुछ सेल्स यहां रह गए, जब ये स्ट्रक्चर और बड़ा हो जाएगा तो ये पीछे यहां दिखेंगे, तो लीफ और इसके बीच में यहां आ गए, वही सेल्स आगे क्या बनाएंगे, एक्सिलरी बड। यही एक्सिलरी बड होती है जो आगे जाके क्या बनाती है बेटा, ब्रांच देती है, गिव ब्रांच एंड फ्लावर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं ऐसे कि एक्सिलरी बड डेवलप फ्रॉम, एक्सिलरी बड डेवलप फ्रॉम, अब हम यहां पर बोल सकते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम या सेकेंडरी, तो आंसर आएगा प्राइमरी। क्यों प्राइमरी, क्योंकि शूट एपिकल मेरिस्टेम, ध्यान से सुनेंगे, ये वाली क्या है, शूट एपिकल है,
तो शूट एपिकल कैसी मेरिस्टेम थी? प्राइमरी। कैसी थी? प्राइमरी। इसी के कुछ सेल्स पीछे रह गए, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड। इसको एनसीईआरटी ने कोई नाम दिया नहीं है, ऐसा कोई नाम नहीं दिया, बस ये बोला है कि जो सेल पीछे छूट गए वो एपिकल का हिस्सा थे, बाद में वो क्या देंगे? एक्सिलरी बड। तो जो सेल्स थे बेटा, जो डिवाइडिंग सेल्स थे, ये वाले डिवाइडिंग सेल्स, ये वाले डिवाइडिंग सेल्स, इन्होंने एक्सिलरी बड बनाई, जो क्या बनाएगा? ब्रांच और फ्लावर बनाएगा। यहां तक कोई डाउट है? देख लो, यहां तक कोई डाउट है? बताओ। तो रूट एपिकल शूट एपिकल क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम है। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत से प्रेजेंट थी। अब जरा इस पे आते हैं, अब जरा इस पे आते हैं। ये मान लो शुगर केन है हमारे पास, शुगर केन की ये नोड है। इस नोड के अलावा इसके पास यहां पर एपिकल मेरिस्टेम जैसा भी कुछ है, यहां पर इसके पास ये एपिकल मेरिस्टेम है। उसके अलावा यहां पर उसके पास ये डिवाइडिंग सेल है। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये हो गई एपिकल, और ये वाली क्या हो गई? इंटर कैलरी कहते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं? इंटर कैलरी। क्योंकि ये नोड है, ये क्या है? नोड है। अब इसके बीच की जगह को क्या बोलते हैं? इंटर नोड। इस इंटर नोड की लेंथ बढ़ाता है ये इंटर कैलरी। और अगर ग्रेजर, कोई कोई घास खाने वाला इस एपिकल को खा जाए, मान लो इस एपिकल को खा जाए, तो ये वाला हिस्सा डेड हो जाता है, इतना इतना डेड हो जाता है। अब ये एपिकल की तरह काम करने लगती है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? आप में से कुछ बच्चों को पता भी होगा कि जब गन्ना बोते हैं तो ये टुकड़ा लगाते हैं जिसके सेंटर में नोड होती है। गन्ना बोते वक्त यहां से इतना हिस्सा और इतना हिस्सा काट के बोते हैं ताकि उसमें वो मेरिस्टेम आ जाए, इंटर कैलरी। वही इंटर कैलरी उस गन्ने का एपिकल बनाती है और वहीं से फिर रूट भी निकलती है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? तो हम यहां पर क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि इंटर कैलरी सबसे पहले होती कहां पर है? ये प्रेजेंट होती है परमानेंट सेल्स में। प्रेजेंट बिटवीन किसके बीच में? परमानेंट सेल्स के बीच में। यस और नो? ठीक है, क्लियर। और ये कहां होती है? ग्रासिस में। किसमें है? ग्रासिस में। इसका रोल क्या है? ये क्या करती है बेटा? ये इंक्रीज करती है किसकी लेंथ? इंटरनोड की। किसकी लेंथ बढ़ाती है? इंटरनोड की। दूसरा, ये रीजनरेट करती है एपिकल को। रीजनरेट एपिकल व्हेन कौन खा जाए? ग्रेजर। ग्रेजर किसको खा जाए? एपिकल को खा जाए। मैं क्या पढ़ा रहा हूं समझो। मैं ये कह रहा हूं बेटा आपको कि मान लो आपने अगर कहीं भी ये देखा हो, ये शुगर केन है, मान लो ये इस तरीके से शुगर केन है, इसमें ये नोड है, मैं ये पढ़ा रहा हूं आपको, ये नोड है ऐसे। यहां पर आपके पास ये जो सेल्स हैं ये इंटर कैलोरी के हैं, ये इंटर कैलोरी के हैं, समझो। ये जो सेल्स हैं हमारे पास ये इंटर कैलोरी के सेल्स हैं। अब यहां पर एपिकल होती होगी जो लीफ से ऐसे कवर होती है। अगर इसको खा जाए कोई ग्रेजर, इसको खा जाए, मान लो इतने पार्ट कोई खा गया, तो यहां पर ये जो इंटर कैलोरी है ये अब एपिकल बनाएगी। अच्छा, जैसे मान लो उसने यहां तक खा गया तो ये वाला पार्ट थोड़ा डेड सा हो जाता है, ये वाली जो है ये अब एपिकल की फॉर्म में ग्रो करती है। अब इंटर नोड को ये वाला बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है? तो जो नई नोड्स बनानी है ना, वो एपिकल बनवाती है ऊपर से नई नोड। जैसे मान लो शुगर केन में होता है ना ये, तो ये वाले जो टुकड़े हैं ये ऊपर वाला हिस्सा बना रहा है। इन टुकड़ों की ग्रोथ कौन करता है? इंटर कैलोरी करता है। ये समझ में आया? ठीक है। अगर वो ग्रेजर ऊपर का हिस्सा खा जाए तो इंटर कैलोरी फिर वो एपिकल की तरह काम करती है जो सबसे ऊपर वाली है, और वो कुछ ग्रो करवा देती है। इतना कर लेंगे हम? ठीक है। तो ये सारी कौन सी मेरिस्टेम है? प्राइमरी। ये सारी कैसी है? प्राइमरी मेरिस्टेम है। ठीक है, नोट करो, इसको बना लो। शूट से बनता होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है। पर इंटर कैलोरी क्या बेटा? इसमें एक्सिलरी बट ब्रांचेस नहीं बनती ऐसे। तूने शुगर केन में ब्रांच देखा है? होता नहीं है। बनाएंगे जल्दी से। अनब्रांच टाइम है शुगर केन की, ग्रासेस में होता है। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, जल्दी, फास्ट।
जल्दी लिखो बेटा। चलें आगे। ज्यादा तो नहीं हो गया डायग्राम? है किसी को ज्यादा तो नहीं लग रहे? तुम खोजोगे कैसे कहाँ क्या बनाना है? नहीं, दिक्कत ये तुमको पता ही नहीं चलेगा। आधे बच्चे ऐसे लिखते हैं, जब एक बार ऊपर देखते हैं दोबारा नीचे देखते हैं, ऊपर खो जाता है कहाँ देख रहे थे। पता है बेटा? हाँ। हाँ बेटा, क्या बोला? ये बेटा तू ऐसे करके पूछे कि मेरे को कैसे पता चलेगा? है? हाँ, परमानेंट सेल्स के बीच में होता है। देखिए देख ध्यान से, ये इंटर कैलरी है ना, यहां परमानेंट सेल्स हैं, यहां परमानेंट सेल्स हैं, इनके बीच में इंटर कैलरी। ठीक है, मान लो ऐसे करके मुझे कैसे पता चलेगा, है ना? हाँ, तुम्हारे जैसा बच्चा था ना, बाहर वाले रूम में लाइट जल रही थी, अंदर वाले में अंधेरा था थोड़ा, और खाना खा रहा था, पराठा खा रहा था, तो उसके फादर ने पूछा और लेगा, तो हाँ कर रहा है ऐसे ऐसे, दिख रहा नहीं है। फिर 3 बार पूछा, तो फिर प्लेट उड़ती हुई आई लगी माथे पे, तो कह रहा पापा गर्दन तो हिला रहा हूं। कह रहा अंधेरे में दिख थोड़ी रहा है, तो गर्दन हिला रहा है। नहीं, ऐसे ही करता भाई तू। हाँ, कुछ को समझ ही नहीं आई होगी। आउट ऑफ सिलेबस है, सही है। हाँ, इस पे लगा देते हैं प्राइमरी पे। प्राइमरी आएगा भाई ये। हम्म, ये समझ में आया सेल्स कैसे पीछे छूट जाते हैं? बीच में कुछ परमानेंट सेल्स आ जाएंगे और वो सेल्स पीछे छूट जाएंगे। बस भाई, देख लो जल्दी, कुछ बच्चे आज पहली बार आए बहुत दिन बाद। हाँ, अच्छा आज फिजिकल केमिस्ट्री था, यस। हाँ, नहीं ठीक है, फीस दिए कम से कम शकल तो देख जाओ एक दो बार टीचर की, है ना? बाद में छोड़ देंगे। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट तक चलेगा, उसके बाद देखेंगे, है ना? मोल कॉन्सेप्ट के बाद क्या जाता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ हाँ, असली गरीबी तो उससे स्टार्ट होगी, थर्मोडायनेमिक्स से, इक्विलिब्रियम से। हाँ, केपी बराबर में के क्या है वो, के सी आर टी वाला, है ना? हाँ हाँ हाँ, वहां ये नहीं समझ में आता कि इसमें वैल्यू ऊपर रखनी है कि नीचे रखनी है, और किसको 1 लेना है। और कुछ को तो ये नहीं समझ में आता ये 1+1 2 क्यों नहीं कर रहे हैं। जब ये कंपाउंड टूट रहा है 1, तो ये 2 1 कैसे बन रहा है? ये तो आधा हाफ हाफ बनना चाहिए, है ना? कोई ऐसे वैज्ञानिक? हाँ, भाई NaCl एक को तोड़ रहा है तो आधा Na और आधा Cl बनना चाहिए, है? हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं मुझे तो हुआ, मैंने तो 12th के बाद कुछ चीजें समझ में आई, ऐसा क्या चल रहा है ये, खासकर वो इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है ना। हाँ, उसमें तब समझ में आया 12th के बाद में, अच्छा ये ऐसे कर रहे हैं। कि हमारे टाइम में तो प्रदीप रीड कर देते थे टीचर ऐसे से, वो लिख देते थे कुछ भी। प्रदीप चलती थी बेटा केमिस्ट्री की। हाँ, नई कोशिश करी थी, अच्छा नहीं पढ़ाई। सबसे मुश्किल है फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता ना, उसमें तुक्का भी नहीं मार सकते, है ना? बस भाई,
इनऑर्गेनिक पे तो बोल सकते हैं हर चीज पे शिल्डिंग इफेक्ट। क्या जा रहा है ना? हाँ हाँ। चलें बेटा आगे। ठीक है, चलो एक डायग्राम और है आपके लिए, उसके बाद हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन लिखेंगे। जल्दी करना बेटा, थोड़ा फास्ट रहना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन बन जाएगा आपको जितना पढ़ाया जा रहा है। चांसेस है इस टॉपिक से नहीं आएगा, आगे यूज होगा। भाई लिख जल्दी, तू बहुत शैतानी करता है, लिख जल्दी। अभी बताऊंगा। बेटा चांसेस है हम लोग 11th का एक नया चैनल लॉन्च करेंगे अलग से, रीजन बताता हूँ क्यों है, मैं बता देता हूँ आपको क्यों करेंगे। आप परसों कुछ दिन पहले भी डिस्कशन हो रहा था। न- नहीं 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 नहीं, वो दिक्कत से ज्यादा दिक्कत क्या है, अभी भी हम लोग जब 11th वाले बच्चों से बात करते हैं, मान लो एक मेरे घर में भी एक बच्ची है 11th में, वो भांजी है मेरी, वो कह रही थी ये समझ तो आ गया, क्वेश्चन भी थोड़े थोड़े बन जाते हैं, ठीक है, उसको खुद नहीं पता कि कितना समझ आना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा क्या है कि 11th में बेसिक थोड़े ज्यादा चाहिए, जो ड्रॉपर में नहीं चाहिए होते। अगर वो बेसिक भी बन जाते हैं तो बच्चा 12th में दोबारा रिवाइज करके उसको कर ले जाता है 11th के टॉपिक्स को, ऐसा होता है। तो हमने कहीं पर कोई ऐसे लेक्चर नहीं डाला कि जो बहुत बेसिक हो, ठीक है, वो डालने चाहिए हमें। क्योंकि 11th वाला बच्चा जो है उसके मन में बहुत सारे सवाल है ना, यार अचानक से ये ठीक ठीक चल रहा था, पता नहीं अचानक से ये कुछ लाइन खींच के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, समझो ये चीजें मतलब समझ ही नहीं आती 11th वाले को तो खासकर। और सेम बायो में होता है, बायो में कुछ भी आ रहा है, कहीं से कुछ भी आ जा रहा है, तो कुछ बेसिक चीजें बच्चों को बिल्ड करनी है। और क्या होता है पढ़ाई में खास चीज क्या होती है, जब आप 2 महीना 3 महीना पढ़ लेते हो तो आपकी कुछ ऑब्जर्वेशन बनने लगती है जो ड्रॉपर में बहुत जल्दी बनती है। 11th वाले को 6 महीना हो गया, कुछ कुछ आता है पर उसकी कोई ऑब्जर्वेशन बनी नहीं किसी टॉपिक की। जैसे होता है ना कि ये रूल्स बन रहे हैं, नियम बन रहे हैं कुछ दिमाग में, वो नियम नहीं बनते 11th वालों के साथ। तो उसको लेके हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा कुछ बनाए उस पर। ठीक है, चलो चालू करते हैं। एक बार वो बताएं लेटरल मेरिस्टेम, आ जाओ इधर देखेंगे भाई। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों के बेसिक्स बहुत खराब है या खराब थे, अब ये नहीं पता अभी भी क्या सिचुएशन है। बोर्ड पे देखो बेटा सारे, कृपया बोर्ड पे ध्यान देंगे, बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो। मैं आपको क्या समझा रहा हूं इस पे देखो जरा, बोर्ड पे देखो सारे। हमने ये डायग्राम बना दिया, बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो। इसको लिख दिया एपिडर्मिस, मत बात करो बच्चे। इसको लिख दिया एंडोडर्मिस। अगर आपको लास्ट क्लास का कुछ भी याद है तो हमने फ्लोएम और जाइलम करके कुछ बनाया था। ये मेरे पास फ्लोएम है और मान लो मैंने ये जाइलम बना रखा है। फ्लोएम और जाइलम के बीच में डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ये याद करो पहले से होते हैं। अच्छा, यहां पर जो सेल्स होते हैं इन सेल्स को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, याद आया? इनके बीच में जो सेल्स थे वो क्या थे? मेडुलरी रेस। यस, क्या नाम था उनका? मेडुलरी रेस। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा, ये एपिडर्मिस है। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम देख रहे हैं। ये एंडोडर्मिस है। तो हमारे पास एक मेरिस्टेम यहां बन जाएगी, ये इसको कह रहे हैं कॉर्क कैम्बियम। अब ये कॉर्क कैम्बियम यहां से बनी है कॉर्टेक्स से, तो इसका नाम क्या रखेंगे हम? कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम है। कौन सी मेरिस्टेम है बताओ? सेकेंडरी मेरिस्टेम है। सेकेंडरी का क्या मतलब हुआ?
ये बाद में बनी है परमानेंट सेल से, सही है, ठीक है। और वो किससे आई है? कॉर्टेक्स। तो हमने कॉर्टेक्स जो है बेटा, कॉर्टेक्स की हमने डी डिफरेंशिएशन करी है। क्या करी है? डी डिफरेंशिएशन टू गिव, क्या बनाया है? कॉर्क कैम्बियम। ऐसे ही मेरे पास फ्लोएम और जाइलम के बीच में, इसको हम नाम देते थे इंटराफेसिक्यूलर। क्या नाम देते थे? इंटराफेसिक्यूलर। यस, ऐसे नाम देते थे। अब यहां पे आओ, बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे। ये फ्लोएम है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ क्या होता है? जाइलम होता है। यस, इसके बीच में पहले से डिवाइडिंग सेल थे ये, इसको बोला था इंटराफेसिक्यूलर। और कुछ डिवाइडिंग सेल बाद में बने थे, याद करो, इंटरफेसिकुलर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको स्टेम को देखो, ये ट्रांसफर सेक्शन है, अगर मैं साइड से देखूंगा तो ये वाली मेरिस्टेम मुझे ये वाली यहां दिखेगी ऐसे। अगर मैं साइड से देखूंगा ये वाली तो ऐसे दिखेगी, ये वाली। और ये अंदर वाली ऐसे दिखेगी, क्योंकि ये सिलेंडर है ना, ये समझ पा रहे हो? तो ये साइड से कैसे दिखेगी? ऐसे। तो मेरे पास ये कॉर्क कैम्बियम है बेटा, यही वाली, ये दोनों सेम है, समझ में आ रहा है? और ये सेम है। तो ये मेरे पास कॉर्क कैम्बियम है और ये मेरे पास क्या है? वास्कुलर कैम्बियम। इनकी पोजीशन आपको लेटरल दिख रही है? इनकी पोजीशन कैसी है? लेटरल है। अब जरा ये देखो, इसको कह रहे हैं इंटर, क्या बोल रहे हैं? इंटरफेसिक्यूलर। यस, और उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे? इंटराफेसिक्यूलर। दोनों को जोड़कर हम क्या नाम देते हैं? वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है। लेटरल इनकी पोजीशन है, पोजीशन क्या है? लेटरल। ये पर मैम ये कौन सी है बेटा? ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ये मेरे पास कौन सी मेरिस्टेम है? सेकेंडरी मेरिस्टेम है। देख लो ध्यान से, ये मेरे पास क्या है? वास्कुलर कैम्बियम। कौन सी मेरिस्टेम है? सेकेंडरी। सेकेंडरी का क्या मतलब होता है? कि जो परमानेंट सेल से बनती है। यस, किससे बनती है? परमानेंट सेल से। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, एक क्वेश्चन दे दूं ऐसे कि सेकेंडरी मेरिस्टेम इज ऑल्सो लेटरल, ट्रू फॉल्स? ट्रू है। यस, ये क्या है? ट्रू है। अगर मैं क्वेश्चन दे दूं, ऐसी सेकेंडरी मेरिस्टेम ऐसी लेटरल मेरिस्टेम विच इज प्राइमरी, विच इज प्राइमरी, दो ऑप्शन है। एक है कॉर्क कैम्बियम, मान लो, तीन लिख लेते हैं। एक है इंट्राफेसिकुलर और एक है इंटर, डी ऑल, इंट्रा आएगी। तो इंट्रा लेटरल तो है पर वो प्राइमरी है क्योंकि वो पहले से प्रेजेंट थी। इसकी बात कर रहे हैं बेटा, दिस इज इंट्रा। इंट्रा पहले से प्रेजेंट थी, इंटर बाद में बनी है। किससे? मेडुलरी रेस से। यहां तक समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन को आप दिमाग में रखो। उसके अलावा अगर आप एक डायग्राम एनसीईआरटी में देखेंगे रूट का, ध्यान से सुने बेटा, रूट का डायग्राम देखेंगे तो रूट के डायग्राम में ऐसा कुछ बनता है। ये रूट कैप है, यहां पर डिवाइडिंग सेल्स हैं, यहां पर क्या है? डिवाइडिंग सेल्स हैं, यहां पर ये डिवाइडिंग सेल्स हैं। कुछ टाइम के बाद ये डिवाइडिंग सेल्स लेयर में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? लेयर्स में। ऐसे मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे, इस तरीके से लेयर्स में आ जाते हैं। यहां ऐसे आ गए, फिर यहां आ गए, ऐसे इस तरीके से लेयर्स में आ गए और फिर फाइनली मेरे पास परमानेंट सेल्स बन जाते हैं। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है, इसको कुछ अलग बन गए, बीच में अलग सेल्स बन गए और यहां पर अलग सेल्स बन गए। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। ये मेरे पास एपिडर्मिस है, सबको दिख रहा है? यहां पर मेरे पास ग्राउंड टिश्यू है जिसे क्या बोल रहे हैं? कॉर्टेक्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉर्टेक्स। सेंटर में मेरे पास वास्कुलर बंडल बने हैं।
तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं ये सेल्स कैसे हैं, परमानेंट है? बोलो, ये सेल्स कैसे हैं, परमानेंट है? जल्दी बताओ, ये सेल्स कैसे हैं बेटा, परमानेंट है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये सेल्स हमारे पास क्या है, परमानेंट है। परमानेंट सेल बनने से पहले ये वाली जो डिवाइडिंग सेल्स है लेयर में आ जाते हैं। बाहर वाली को कहते हैं प्रोटोडर्म। तो प्रोटोडर्म क्या बनाती है, एपिडर्मिस। ठीक है, अब ये जो बीच में यहां पर हैं ये वाले, इसको कहते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम। तो ग्राउंड मेरिस्टेम क्या बनाता है बेटा, ग्राउंड मेरिस्टेम ग्राउंड टिश्यू, इसको बोलेंगे बच्चे प्रोकैम्बियम। तो प्रोकैम्बियम क्या देगा, वास्कुलर बंडल। क्या देगा, वास्कुलर बंडल। मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ फेट तीन तरह की मेरिस्टेम होती है, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम। ये भी डिवाइडिंग सेल है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज प्रोटोडर्म, परमानेंट सेल या डिवाइडिंग सेल? डिवाइडिंग सेल। हुआ क्या है, ये वाले डिवाइडिंग सेल पहले लेयर में अरेंज हो गए हैं। अब बाहर वाली लेयर ने क्या बनाया है, एपिडर्मिस। बीच वाली लेयर ने क्या बनाया है, कॉर्टेक्स वगैरह बना दिया। और सेंटर वाली लेयर ने क्या बनाया है, वास्कुलर बंडल बना दिया। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है जो हम यहां पर देखेंगे फाइनल, वो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। क्या क्या है मेरे पास, एपिकल है और इंटरकैलरी है। यस, ये दोनों प्राइमरी हैं। यस, और तीसरी मेरे पास कौन सी है, लेटरल। ये वाली कैसी है, सेकेंडरी। यस, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, प्राइमरी जो प्रेजेंट है स्टार्टिंग से, प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्टिंग। यस, दूसरी मेरिस्टेम कौन सी है, सेकेंडरी। किससे आएगी, प्राइमरी से। सो रहे हैं, कम फ्रॉम परमानेंट सेल। किससे आ रही है, परमानेंट सेल से। एग्जाम्पल इसके हैं क्या, कॉर्क कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम। अगर वास्कुलर कैम्बियम लिखा है और देखो विच इज सेकेंडरी मेरिस्टेम, सुन लो ध्यान से, चार ऑप्शन देता हूं। विच इज सेकेंडरी मेरिस्टेम, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, वास्कुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर ज्यादा बेटर आंसर है वास्कुलर से, क्योंकि वास्कुलर में इंट्रा भी तो आ रहा है। समझ आ रहा है, मजबूरी में नई ऑप्शन है तो वास्कुलर मार्क करेंगे। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन क्या आएगा, क्या आएगा, इंटरफेसिकुलर। तो ये आ गया। और ये किसमें प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन डाइकॉट। क्या डाइकॉट में, डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट। सही है। और ऑन द बेसिस ऑफ फेट क्या क्या है मेरे पास, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि अगर आपको पूछा जाए कि ग्राउंड मेरिस्टेम प्रोकैम्बियम डिवाइडिंग सेल है, यस, ये परमानेंट सेल नहीं है। ये बस वो डिवाइडिंग सेल्स हैं जिनका फ्यूचर फिक्स हो चुका है। सिर्फ इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो, हमने सिर्फ डायग्राम्स ड्रॉ करें ताकि चीजों की अंडरस्टैंडिंग रहे। मेन हमारा ये है, अगर मैं आपसे कहूं विच इज नॉट ट्रू फॉर कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम ट्रू, कॉर्क कैम्बियम क्या है, लेटरल है ट्रू। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कॉर्क कैम्बियम लेटरल है ट्रू, सेकेंडरी है ट्रू, कॉर्क कैम्बियम में परमानेंट सेल्स है फॉल्स। ठीक है, एक और बात सुनो, कोई और सेकेंडरी मेरिस्टेम आपको पता हो, कैलस। कैलस, कैलस क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है। कैसे पता हमें, कैलस परमानेंट सेल से बना था, तो परमानेंट सेल से जो बनेगा वो कौन सी मेरिस्टेम होगी, सेकेंडरी। कौन सी मेरिस्टेम होगी, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये जो हमने यहां लिखा है ना कि किसमें प्रेजेंट है, देखो डाइकोट। और क्या लिख सकते हैं, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, होती है। जो पुरानी एनसीईआरटी जिसके पास है उसकी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म में भी होती है। पुरानी वाली एनसीईआरटी जिनके पास है वो देख लो, जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है उसने। ठीक है, तो डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट और जिम्नोस्पर्म इनमें होगा हमारे पास। और हमारे पास, हमने इसको कैसे डिवाइड किया, देखो ये वाला समझ में आया। ठीक है, आप इन दोनों को बना लो, ये वाला यहां से कल पढ़ेंगे आगे।
ठीक है, इतना ही टाइम है हमारे पास। क्या टाइम हो रहा है? ओहो, 2:50, 4 मिनट ज्यादा हो गए ना।